प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किन नियमों को या किन विधियों को ध्यान में रख करके किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, अर्थात हिंदी वाक्यों का जो बनावट होता है, उनके शब्दों का जो अनुक्रम होता है, उसमें उनका अनुक्रम क्या होता है, और जब हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें शब्दों का अनुक्रम क्या होता है। देखिए, जैसे मेरा नाम मोहन है, हिंदी वाक्य मेरा नाम मोहन है, इसमें हम शब्दों पर ध्यान दें तो इसमें सब्जेक्ट है मेरा नाम, और यहां पर जो क्रिया अर्थात वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है वो है। एक शब्द और है मोहन। तो यहां जो शब्दों का अनुक्रम है उसको ध्यान दें हम, तो वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है और जो क्रिया होती है अर्थात वर्ब वो सबसे अंत में प्रयुक्त होता है। शब्दों का जो शेष भाग होता है वो वाक्य के बीच में आते हैं, इन दोनों शब्दों के बीच में आते हैं। इसी बात को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे माय नेम इज मोहन। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे माय नेम इज मोहन। अब हम इसके अनुक्रम पे ध्यान दें तो माय नेम ये तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब है अर्थात जो क्रिया है वो दूसरे नंबर पे आते हैं। जब हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में शब्दों का जो अनुक्रम है वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है और शेष शब्दों को उनके बाद रखा जाता है। इसलिए मोहन बचा, मोहन को हम उसके बाद रखेंगे तो लिखेंगे माय नेम इज मोहन। अगर हिंदी वाक्यों को उस तरीके से पढ़ा जाए जैसे कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है तो हम पढ़ेंगे माय नेम इज मोहन अर्थात मेरा नाम है मोहन। तो जो मुख्य परिवर्तन होता है हिंदी वाक्यों में, वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट आता है और क्रिया सबसे अंत में आती है, बाकी जो वाक्य का भाग है वो बीच में आता है। जबकि जब हम उसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट तो आता है लेकिन क्रिया सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है और वाक्य का शेष भाग उसके बाद आता है। दूसरा वाक्य देखें, राधा पत्र लिखती है। यहाँ इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो है राधा, लिखती है यह वर्ब है, तो वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट का प्रयोग और वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, शेष शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। ये हिंदी वाक्य में होता है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे राधा, सब्जेक्ट राधा, उसके बाद लिखती है राइट्स, पत्र की अंग्रेजी अंत में लिखेंगे लेटर। चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। तो राधा पत्र लिखती है, राधा राइट से लेटर। तो हमने यही सीखा कि हिंदी वाक्यों में जो शब्दों का अनुक्रम होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग सबसे अंत में, वाक्य का शेष भाग बीच में आता है। जबकि इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और शेष भाग उसके बाद लिखते हैं। यूज ऑफ वर्ब बी, हमने प्राइमरी और ऑक्सिलरी में पढ़ा था वर्ब बी के बारे में। तो वर्ब बी के प्रयोग से वाक्यों को ट्रांसलेट करना, वर्ब बी के प्रयोग से वाक्यों को ट्रांसलेट करना, तो पहले थोड़ा सा हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे वर्ब के बी के तीन रूप होते हैं, तो पहला जो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो होता है इज एंड आर। बी क्रिया के जो प्रेजेंट फॉर्म होते हैं होते हैं इज एंड आर, अर्थात इन क्रियाओं बी की इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। वाज और वेयर, बी की इन क्रियाओं का प्रयोग पास्ट टेंस में, और बी के जो फ्यूचर फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं विल बी और शैल बी। अब इनके प्रयोग से किस तरह के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो ऐसे वाक्य जिससे
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के सामान्य परिचय, उसके गुण, दोष अथवा विशेषता का बोध हो, उन वाक्यों को अनुवाद करने के लिए हम बी क्रियाओं के प्रयोग से उनका अनुवाद करते हैं। फिर से देख लें, ऐसे वाक्य जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के सामान्य परिचय का बोध हो, उसके गुण का बोध हो, उसकी विशेषता का बोध हो अथवा उसके दोष का बोध हो, उस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम बी क्रियाओं के प्रयोग से करते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो बी क्रियाएं हैं वो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। और जो सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो एक्शन वर्ड होते हैं, कार्य का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं अर्थात क्रियाएं होती हैं, उनका प्रयोग नहीं होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में, तो हम प्रेजेंट टेंस में अर्थात इज एम आर का प्रयोग करके वाक्य को ट्रांसलेट करना। तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर इन तीनों का प्रयोग होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको इसका प्रयोग करके उसको ट्रांसलेट करते हैं, मतलब क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आर, है अथवा हो, यदि वाक्य के अंत में है अथवा हो का प्रयोग हो तो यह इंगित करता है, डिनोट करता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अर्थात यदि कर्ता बहुवचन में हो, सब्जेक्ट प्लूरल में हो, देन वी यूज आर एज अ वर्ब। एम का शाब्दिक अर्थ होता है हूं, इसका प्रयोग आई के साथ किया जाता है। अर्थात जब भी कर्ता के रूप में आई का प्रयोग होगा तो वहां पर क्रिया के रूप में एम का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता यदि एक वचन में है तो इसका प्रयोग, कर्ता बहुवचन में है तो आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य अफर्मेटिव है अर्थात साधारण वाक्य है तो उनमें जो शब्दों का अनुक्रम होता है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो शब्द है उनको बाद में लिखते हैं। जैसे हम अच्छे नागरिक हैं, हम अच्छे नागरिक हैं, तो यहां पर हम सब्जेक्ट है तो वी सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहां पर है का प्रयोग है अर्थात प्लूरल, तो यहां पर प्रयोग करेंगे हम आर का। हम हैं अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन्स, तो हम अच्छे नागरिक हैं, वी आर गुड सिटीजन्स। फूल सुंदर होते हैं, सब्जेक्ट यहां पर फूल, तो फ्लावर्स हैं, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो यहां पर भी आर का प्रयोग होगा। फ्लावर्स आर सुंदर अर्थात ब्यूटीफुल, तो फूल सुंदर होते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फूल सुंदर होते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम देखें तो एक्चुअल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य साफ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में भी ता है, ते है, ती है आता है, लेकिन जो मुख्य अंतर है वहां पर एक्शन वर्ड अर्थात कार्य का बोध कराने वाले शब्दों, क्रियाओं का प्रयोग होता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। फूल सुंदर होते हैं, यहां पर किसी वस्तु के जो स्वाभाविक गुण है उसका बोध हो रहा है। जैसे फूल सुंदर होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, दूध उजला होता है, इन सारे वाक्यों में फूल सुंदर में फूल के स्वाभाविक गुण का बोध हो रहा है, पत्तियां हरी होती हैं तो पत्तियों के स्वाभाविक गुण का बोध हो रहा है, दूध उजला होता है या सफेद होता है तो दूध के स्वाभाविक गुण का प्रयोग हो रहा है, तो बोध होता है। तो यहाँ पर जो ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं वो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण का बोध कराने के लिए आते हैं, तो इनका अनुवाद भी इज एम आर की सहायता से किया जाता है। तो हम अच्छे नागरिक हैं, वी आर गुड सिटीजन्स, फूल सुंदर होते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। नेगेटिव अर्थात नकारात्मक, नकारात्मक निषेध के भाव का बोध कराने के लिए नहीं शब्द का प्रयोग आएगा और नहीं शब्द के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे।
शब्दों का जो अनुक्रम होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर पूर्व की बात इज एम आर का प्रयोग करते हैं और तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य में और वाक्य में जो अन्य शब्द हैं उनको उसके बाद लिखते हैं। जैसे हम अच्छे नागरिक नहीं हैं, वी आर नॉट गुड सिटीजन्स, वी आर नॉट गुड सिटीजन्स, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर क्रिया और उसके बाद नॉट का प्रयोग। फूल सुंदर नहीं होते हैं, फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर नॉट का प्रयोग और अन्य शब्दों का प्रयोग उसके बाद में। तो फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो, तो यहां पर हम फर्स्ट टाइप ऐसे शब्द जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनका अनुवाद करने के लिए वाक्य के आरंभ में क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम अच्छे नागरिक हैं, क्या जो स्ट्रक्चर होता है यदि वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो वाक्य को इज एम आर से आरंभ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चूंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट वी है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर से स्टार्ट करेंगे। आर वी गुड सिटीजन, सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद अन्य शब्द अर्थात गुड सिटीजन, तो हो जाएगा आर वी गुड सिटीजन्स। क्या फूल सुंदर होते हैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाक्य के आरंभ में आर का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट फ्लावर्स और फिर ब्यूटीफुल, तो आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल, क्या फूल सुंदर होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्न का भी बोध हो और नकारात्मक भाव का भी बोध हो। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य आरंभ में इज एम आर का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग और फिर नॉट का प्रयोग और अन्य शब्दों को उनके बाद लिखते हैं। जैसे क्या हम अच्छे नागरिक नहीं हैं, आर वी नॉट गुड सिटीजन्स, क्या फूल सुंदर नहीं होते हैं, आर फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। क्या हम अच्छे नागरिक नहीं है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग और उसके बाद अन्य शब्दों का प्रयोग। तो ऐसे इसमें भी क्या फूल सुंदर नहीं होते हैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग आर, फिर सब्जेक्ट फ्लावर्स, फिर नॉट और फिर अदर वर्ड अर्थात ब्यूटीफुल। तो प्रेजेंट टेंस में जो विक्रियाओं का रूप है इज एम आर का प्रयोग होता है और इज एम आर की सहायता से हम वाक्यों को अनुवाद कैसे करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में उनके शब्दों का अनुक्रम किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसको हम लोगों ने सीखा। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।